हेलो दोस्तों, मैं शिवा सर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल कुछ क्लासेस में स्वागत करता हूं। और हम लोग रेलवे की आगामी परीक्षाओं के लिए हम लोग एक सीरीज चालू किए हैं। ठीक, ये बंद नहीं होने वाला है जब तक कि आप रेलवे को प्राप्त न कर लें। ठीक है, रेलवे में नौकरी न प्राप्त कर लें। ठीक है, तो अब जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है, तो हम लोग 2024 में हैं। ठीक है, लेकिन जब तक ये वीडियो आपके पास पहुंचेगा तब तक हम 2025 में एंट्री कर चुके होंगे। ठीक है, उसके बाद से क्या होता है कि सभी प्रिय भाई और हमारे विद्यार्थी आप सभी को 2025 आने की खुशी में आप सभी प्रिय विद्यार्थियों और अपने बड़े भाइयों और छोटे भाइयों को क्या है, मेरे तरफ से ढेरों साल की बधाइयां। ठीक है, तो चलते हैं आज हम लोग अपने क्वेश्चन के तरफ। ठीक है, तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, आज का पहला प्रश्न जो है बहुत बेहतरीन है। ठीक है, रेलवे में ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, कईयों बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो देखते हैं कि क्या कह रहा है कि गति का प्रथम समीकरण किसके बीच संबंध को दर्शाता है। तो गति का पहला समीकरण जो है वेग और, ठीक है, वेग और समय के बीच वेग और समय के बीच संबंध को दर्शाता है। समय को वेग और समय के बीच को संबंध दर्शाता है। ठीक है, संबंध दर्शाता है। अब गति का प्रथम जो समीकरण है, गति का फर्स्ट समीकरण, ठीक है, गति का प्रथम समीकरण, ठीक है, ये क्या है? ठीक है, तो ये क्या है? v इजकल टू u प्लस ए टी। क्या है? u प्लस ए टी। ठीक है, अब क्या होता है कि ये गति का प्रथम समीकरण, गति के समीकरणों के बारे में गैलीलियो ने बताया था। किसने बताया था? गैलीलियो ने बताया था। ठीक है, इस नियम को प्रतिपादित किसने किया था? गैलीलियो ने। ठीक है, गैलीलियो ने गति के समीकरण के संबंध में ये नियम दिया था। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे क्या कि जब हम नीचे से, ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हैं, ऊपर, ठीक है, कहाँ जाते हैं? ऊपर। नीचे से ऊपर जाते हैं तो a का जो मान होता है माइनस हम g लेते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रथम समीकरण है ये क्या हो जाता है? v इजकल टू u माइनस gt। क्या हो जाता है? gt। ठीक है, जब हम ऊपर से, ठीक है, ऊपर से नीचे आते हैं तो हम a इजकल टू क्या लेते हैं? प्लस जी लेते हैं। क्या लेते हैं? प्लस जी लेते हैं। तो ये समीकरण क्या होता है? v इजकल टू u प्लस जी टी। क्या हो जाता है? u प्लस जी टी। ठीक है, तो ये तो हो गया गति के प्रथम समीकरण के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग चर्चा क्या करेंगे, चर्चा देखते हैं कि जो सेकेंड नियम था, गति का सेकेंड समीकरण, तो वो किसके बारे में बताता है? सेकेंड जो समीकरण है वो किसके बारे में बताता है? तो जो सेकेंड समीकरण है वो यस इजकल टू क्या होता है? यस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। ठीक है, ए टी क्या होगा? स्क्वायर। ठीक है, जो ये थर्ड ला है, ठीक है, थर्ड ला कह रहे हैं, थर्ड समीकरण, ठीक है, उसमें हम लोग v स्क्वायर इजकल टू u स्क्वायर प्लस 2a यस। क्या होगा? 2a यस होगा। ठीक है, तो ये क्या है? गति के दूसरे समीकरण और गति का तृतीय समीकरण। जो गति का दूसरा जो समीकरण है वो किसके बारे में बताता है? विस्थापन और समय के बारे में। किसके बारे में? समय के बारे में बताता है। जो तीसरा है वो किसके बारे में बताता है? वेग। ठीक है, वेग और विस्थापन के बारे में।
विस्थापन के बारे में बताता है। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या जाने कि ये जो गति का समीकरण, तो तीनों समीकरणों को हम लोग क्या किए, पढ़ लिए। अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ, देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दूसरा जो है ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। यौन प्रजनन में माता पिता की योगदान होता है। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, तो अपने जीन का आधा हिस्सा क्या होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा क्या होता है, अपने 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 जीन का, ठीक है, जीन का आधा हिस्सा, आधा हिस्सा, अपने जीन का आधा हिस्सा होता है। इस प्रश्न का उत्तर यह है, अपने जीन का आधा हिस्सा। अब थोड़ा सा हम लोग यौन प्रजनन के बारे में समझेंगे। ठीक है, तो यौन प्रजनन जो होता है, देखिए अब यौन प्रजनन में क्या होता है, ठीक, यौन प्रजनन यौन प्रजनन में, ठीक है, तो देखिए यौन प्रजनन में यहाँ पे एक मेल होगा, ठीक है, मेल, यहाँ पे हम लेंगे फीमेल, ठीक है। मेल में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 44, ठीक है, 44 प्लस XY, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, 44 प्लस X, ठीक है। अब देखिए ये जो 44 है, तो ये विभक्त होगा किसमें, ठीक है, तो 22 प्लस X, 22 प्लस Y, ये जो विभक्त होगा तो 22 प्लस X, 22 प्लस X, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, ठीक, क्या देखते हैं कि जो ये X, ठीक, और इसका जो ये X है, ठीक, ये दोनों मिलेंगे। अब यहाँ पे ये और ये, ठीक है, मिलेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब ये दोनों मिले तो क्या प्राप्त हुआ, 22 प्लस, ठीक, Y, ये 22 प्लस X, यहाँ पे 22 प्लस X, अब 22 प्लस X, ठीक है। तो देखिए ये इंडिकेट करता है किसके तरफ, लड़का, ठीक है, ये इंडिकेट करता है किसको, लड़की, बात समझ में आया। तो इस तरह से क्या होता है, गुणसूत्र बनता है और ये हमको प्राप्त होता है। टोटली क्या होगा, 44 XY यहाँ पे प्राप्त होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, प्राप्त होगा। तो ये टोटल कितने होंगे, 44, ठीक है, ये प्लस XY, यहाँ पे लड़की के लिए 44 प्लस X, ठीक है। तो ये गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या जानेंगे कि मनुष्य में, ठीक है, मनुष्य में 23 जोड़े 46 गुणसूत्र क्या होते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। मनुष्य में 23 जोड़े 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें सबसे पहले जीन शब्द किसने दिया, ठीक है, जीन शब्द, ठीक है, कौन सा, जीन शब्द, तो जीन शब्द दिया था जोहानसन ने, किसने दिया था, जोहानसन ने, ठीक है। कब दिया था, 1665 में, कब दिया था, 1665 में, ठीक है। एक शब्द आया था जेनेटिक्स, क्या शब्द आया था, जेनेटिक्स, ठीक है। जेनेटिक्स जो शब्द है इसको किसने दिया था, तो W वाटसन ने दिया था, किसने, W वाटसन ने ये शब्द दिया था।
एक सिद्धांत किसी ने प्रतिपादित किया था। वह सिद्धांत किया था एक जीन एक जीन और एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किसने किया था? बीडिल और टैटम ने किया था। किसने? बीडिल और टैटम ने क्या किया था? इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ठीक है। देखिए, कह रहा है कि कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है। ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है क्या है? कौन सा जीव? तो हाइड्रा जो है, क्या है? हाइड्रा वह जीव है जो पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा अपना प्रजनन कर सकता है। ठीक है, प्रजनन कर सकता है हाइड्रा। ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग कुछ और प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे, अलैंगिक प्रजनन के बारे में। किस प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे? अलैंगिक प्रजनन। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं। अलैंगिक प्रजनन। अलैंगिक जो प्रजनन है, इसमें सबसे पहले इनके प्रकार और प्रजनन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या? विखंडन जो है दो प्रकार का होगा। क्या होगा? एक द्विविखंडन होगा, द्विविखंडन। ठीक। एक होगा एक द्विविखंडन, एक बहुविखंडन। ठीक है। तो जो ये बहुविखंडन है, इसके बारे में भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। दूसरा जो है वो क्या है? मुकुलन। ठीक है, मुकुलन। उसके बाद से तीसरा क्या है? पुनर्जनन। ठीक है। उसके बाद से चौथा जो है क्या है? बीजाणु द्वारा। उसके बाद से क्या होता है? पांचवा है खंडन द्वारा। छठवा जो है वो क्या है? कायिक प्रवर्धन द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग कायिक प्रवर्धन के बारे में जानेंगे। कायिक प्रवर्धन में क्या होता है कि हरी घास, ब्रायोफाइलम, उसके बाद से क्या होता है? आलू होता है, प्याज होता है, केला होता है, मनी प्लांट होता है, यूग्लिना होता है। ये सभी के सभी क्या होते हैं? ये सभी के सभी इसमें पाए जाते हैं। कायिक प्रवर्धन में सबसे पहले हरी घास क्या होगा? हरी घास। ठीक है। उसके बाद से मनी प्लांट। ठीक है। उसके बाद से क्या? ब्रायोफाइलम। ठीक है। उसके बाद से क्या होगा? केला। उसके बाद से क्या होगा? आलू। उसके बाद से क्या होगा? प्याज। ये सभी के सभी कायिक प्रजनन के द्वारा क्या होते हैं? प्रजनन करते हैं। कायिक प्रवर्धन के द्वारा ये सभी के सभी क्या करते हैं? प्रजनन करते हैं। बात समझ में आया? तो आ गया है तो हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है। उसके बाद से समुद्री खंडन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? समुद्री खंडन में क्या होगा? समुद्री एनीमोन।
एनीमोन, ठीक है, समुद्री एनीमोन। बीजाणु द्वारा क्या होगा? राइजोप्स। बीजाणु द्वारा क्या होगा? राइजोप्स। बीजाणु द्वारा क्या होगा? राइजोप्स। राइजोप्स, ठीक, या म्यूकर, ठीक है। पुनर्जनन में क्या होगा? हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है, प्लेनेरिया। और मुकुलन में क्या होगा? हाइड्रा और ईस्ट। ध्यान दीजिएगा थोड़ा यहाँ पे। कायिक प्रवर्धन, हरी घास, मनी प्लांट, ब्रायोफाइलम, केला, आलू, प्याज, ठीक है। खंडन में समुद्री एनीमोन, जीवाणु द्वारा राइजोप्स, म्यूकर। प्रजनन में हाइड्रा, प्लेनेरिया। मुकुलन में हाइड्रा, ईस्ट। विखंडन में द्विविखंडन, बहुविखंडन। तो इसमें क्या होगा? अमीबा, ठीक है, अमीबा और पैरामेशियम। ठीक है। और इसमें मुकुलन बहुविखंडन में क्या होगा? प्लाज्मोडियम, ठीक है। अमीबा, पैरामीशियन क्या होगा? पैरामीशियम क्या होगा? पैरामीशियम। ये ध्यान दीजिएगा, इसका नाम पैरामीशियम, ठीक है, पैरामीशियम। ठीक है, ये समझ में आ गया? पैरामीशियम। अब ये अलैंगिक प्रजनन के बारे में हम लोग पढ़ लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के तरफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का क्या है? ठीक है, कह रहा है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, यह प्रकाश चैप्टर से रिलेटेड प्रश्न है जिसमें ये दिया हुआ है, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह के केंद्र को क्या कहा जाता है? तो गोलाकार दर्पण की प्रतिबिंब सतह होती है उसको हम लोग पोल या ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल या ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल या ध्रुव कहते हैं, ठीक है, पोल या ध्रुव कहते हैं। बात समझ में आया? ये गोलाकार दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों ही किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं। क्या होता है? उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ये किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं। बात समझ में आया? ये किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं, अतः उसी गोले के कटे हुए भाग को हम क्या कहते हैं? वक्र त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्र केंद्र कहा जाता है। क्या कहलाता है? वक्र केंद्र कहलाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। बात समझ में आया? वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये जो है, इस प्रश्न में क्या दिया है? पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा है? तो पुरुष में प्राथमिक यौन अंग क्या होता है? वृषण होता है। क्या होता है? वृषण होता है, ठीक है। क्या होता है? वृषण, ठीक है, ये प्राथमिक अंग होता है, ठीक है। किसमें? पुरुष में यह प्राथमिक क्या होता है? अंग होता है जिससे वृषण होता है। वृषण में जैसे मनुष्य का नर जनन जो होता है, नर जनन, ठीक है, नर जन तंत्र निम्न अंगों का बना होता है। तो निम्न अंग वो कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले ये वृषण, ठीक है, वृषण कोश, ठीक, वृषण या वृषण को अधिवृषण, उसके बाद से क्या होता है? शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, मूत्र मार्ग, उसके बाद से शीशन, उसके बाद से प्रोस्टेट। क्या होता है? प्रोस्टेट। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं? पुरुष में प्राथमिक यौन के अंदर आते हैं। जो क्या बताया मैंने आपको, समझ में आया होगा? वृषण और वृषण कोश, अधिवृषण, ठीक है, शुक्रवाहिनी, शुक्राशय, ठीक है, श्वीसन,
उसके बाद से क्या होता है, श्वेसन के बाद से हम लोग क्या पढ़ते हैं प्रोस्टेट। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, मुख्य अंग है किसके लिए, प्रजनन के लिए। ठीक है, हमारे प्राथमिक अंग है, यौन प्रजनन अंग क्या है, ये मुख्य भाग है। बात समझ में आ गया। तो चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है, देखिए यहाँ पे प्रश्न कि निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है। तो देखिए निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, जो प्रकाश का वेग होता है ये c लिखते हैं 1/, ठीक है, एप्सिलॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये बात आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पे निर्वात में प्रकाश की चाल आया, तो प्रकाश के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। क्या प्रकाश का सबसे पहले प्रकाश का वेग किसने नापा था, तो रोमर ने। किसने नापा था प्रकाश का वेग, सबसे पहले किसने नापा था, रोमर ने नापा था। देखिए जब प्रकाश किरण चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में लगा समय तो कितना होता है, 1.28 सेकेंड का समय लगता है। 1.28 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, कितने का, सेकेंड का समय लगता है। कहां से, चंद्रमा से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, 1.28 सेकेंड का समय लगता है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा जो प्रश्न है, 8.19 मिनट, 8.19 मिनट का समय जो होता है वो मिनट, ये मिनट में लिख लीजिएगा मिनट। तो ये कहां से कहां तक, सूर्य से, ठीक है, सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगा समय कितना होता है, 8.19 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो ये प्रकाश से रिलेटेड क्या था, कुछ प्रश्न था। इसके कुछ हम मात्रकों को भी देख लेते हैं। जैसे एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। एक पारसेक बराबर, एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3 ठीक है, एक पारसेक बराबर 3.08 × 10⁻16 मीटर। पारसेक जो होता है ये दूरी का, ठीक है, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, सबसे बड़ा मात्रक होता है। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक ये पारसेक होता है। बात समझ में आया। उसके बाद से हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न के तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये देखिए, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो देखिए जिसमें विचारों का संग्रह होता है वो है अग्र मस्तिष्क। कौन है, अग्र मस्तिष्क को ही प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें विचारों का संग्रह क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके बाद से अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क में इसमें मैं दो बातों को बता रहा हूं, एक थैलमस, एक हाइपोथैलमस। तो जो थैलमस होता है उसमें दर्द, गर्म, उसके बाद से क्या होता है, ठंडा या नींद आने के बारे में बताता है। कौन, थैलमस। जो हाइपोथैलमस होता है वह प्यार की और नफरत के बारे में बताता है। किसके बारे में, प्यार, नफरत और भूख प्यास के बारे में बताता है। जैसे आप क्या करते हैं कि आप मतलब क्या हो गया कि आपको प्यार हो गया, ठीक, प्यार होने के बाद कुछ समय बाद आपको उससे नफरत होने लगा। नफरत होने के बाद आपको उस प्यार के चक्कर में क्या होगा कि आपको भूख नहीं लगेगा, प्यास नहीं लगेगा,
प्यास, भूख और सुख दुख आप सब कुछ भूल जाएंगे। तो ये कहाँ पे होता है? हाइपोथैलेमस में होता है। ये हाइपोथैलेमस की वजह से प्यार, नफरत, भूख, प्यास, सुख, दुख सब कुछ आदमी भूल जाता है। किसके वजह से? हाइपोथैलेमस की वजह से। बात समझ में आ गया? तो अब देखते हैं इसमें क्या है। इसमें और भी चीजें होती हैं। क्या होता है? चिंतन होता है, स्मरण होता है, प्रेरणा होता है, घृणा होता है, भय होता है, हर्ष होता है, कष्ट का ये केंद्र होता है। बात समझ में आया? कौन? अग्र मस्तिष्क। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग के पास क्या है। ये देखिए, ये कह रहा है कि जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक, यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, यौगिक होता है, यौगिक उत्पन्न होता है। ठीक है, तो ये यौगिक होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। बस समझ में आया? मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब जब मैग्नीशियम ऑक्साइड यहाँ पाया है तो थोड़ा सा मैग्नीशियम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम का उपयोग कहाँ किया जाता है? फ्लैश लाइट रिबन बनाने में। कहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है? फ्लैश लाइट रिबन बनाने में, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के रूप में, उसके बाद फोटोग्राफी में, आतिशबाजी में मैग्नीशियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलते हैं हम लोग थोड़ा अगले प्रश्न के तरफ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न देखिए, बेहतरीन है। न्यूटन द्वारा गणित की संख्याओं में से किसका आविष्कार किया गया था? तो न्यूटन के द्वारा गणित की, ठीक है, न्यूटन द्वारा गणित की शाखाओं में किसका आविष्कार किया गया था? तो देखते हैं वो कौन सी शाखा है। तो वो क्या है? गणना के बारे में बताए थे। किसके बारे में बताया था? गणना के बारे में, गणना शाखा के बारे में न्यूटन ने बताया था। बात समझ में आ गया? चलते हैं हम लोग थोड़ा सा अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। ठीक, एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ये ठोस विलयन का उदाहरण है। किसका है? ठोस विलयन का उदाहरण है। ठोस विलयन का उदाहरण है। ठोस विलयन का उदाहरण है। कौन? एक मिश्र धातु किसका एक उदाहरण है? ये ठोस विलयन का एक उदाहरण है। इससे हम रिलेटेड, जैसे कोलाइड क्या है? ठीक है, कोलाइड एक प्रकार का क्या है? कौन सा मिश्रण है? ये मिश्रण है बिस्मांगी विलयन का। किसका? बिस्मांगी विलयन। जो निलंबन होता है, ठीक है, दूसरा निलंबन किसका होता है? ये होता है बिस्मांगी मिश्रण। क्या होता है? बिस्मांगी मिश्रण का उदाहरण होता है। मतलब कोलाइड जो होता है ये बिस्मांगी विलयन होता है, जो निलंबन होता है ये बिस्मांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? बिस्मांगी मिश्रण होता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग विलयन के बारे में समझेंगे कि विलयन क्या होता है। विलयन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिसका कोई संगठन क्या हो? निश्चित नहीं होता है, तो क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। बस समझ में आ गया? क्या समझ में आया कि दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिसका कोई निश्चित संगठन नहीं होता है, विलयन कहलाता है। बात समझ में आ गया?
अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों के ऐसे समांगी मिश्रण जिसका कोई संगठन नहीं होता है विलयन कहलाता है। समझ में आ गया। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है। थैंक यू, और सभी को नए साल की बहुत सारी बधाइयां, और आप अपने पेपर को तैयार करते रहिए, ठीक है। अपनी मंजिल को नहीं भूलना है, और चाहे आप कुछ भी करते हो, ठीक है, उससे नहीं मतलब है, आप अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाइए, ठीक है। और एक दिन समय वो आएगा जब आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।